खास बात करने वाले हैं कि लोहा कैसे लगाते हैं स्टेयर केस में, जिसकी सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। रेनफोर्समेंट के बारे में कि टॉप एक्स्ट्रा बार, मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, सारी चीजें क्या होती है और किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वो भी आज हम समझेंगे प्रॉपरली इसकी प्लेसिंग के साथ। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको डिटेल्स पर सारी चीजें, सारी जानकारी आज मिलेगी स्टेयर केस के बारे में, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है सीरीज का और आगे आने वाले बहुत सारे पार्टों में मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ डिटेल पर डिस्कस करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो जैसे कि आज हम स्टेयर केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे पहले हमको यह समझना है कि स्टेयर केस की कौन कौन सी डिटेल्स हमको चाहिए होती है। पहली चीज चाहिए होती है हमको प्लान, और दूसरा चीज चाहिए होता है हमको एलिवेशन। तो प्लान में सबसे पहले हमको जो दो इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है वो है लेंथ, की कितनी लेंथ के अलोंग लग रही है स्टेयर केस, और स्टेयर केस की विड्थ समझनी होती है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम निकाल पाएंगे कि जो हमारी फ्लाइट है उसकी विड्थ कितनी है और जो लैंडिंग है उसकी विड्थ और लेंथ कितनी है, इसी से हमको पता चलती है। और जो एलिवेशन से हमको डाटा मिलता है वो ये मिलता है कि जो हमारी स्टेयर केस है उसकी हाइट कितनी है, वो प्लिंथ लेवल से कौन से पार्ट से स्टार्ट हो रही है और मिड लैंडिंग पर कितने हाइट तक जा रही है, और उसके बाद जो डाटा मिलता है वो मिड लैंडिंग से लेकर स्लैब तक कितने हाइट पर जा रही है। तो ये दो चीजें हमको बहुत जरूरी है, प्लान और एलिवेशन। ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इससे डाटा निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, दैट इज सबसे पहला टाइप ऑफ स्टेयर केस जो कि मोस्ट कॉमन स्टेयर केस यूज होती है वो है विथ वे स्लैब। जैसे कि आप ड्राइंग पर भी देख पा रहे हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं वे स्लैब। तो वे स्लैब के हेल्प से अगर जो स्टेयर केस बनाई जाती है विद वे स्लैब, वो हमारा टाइप 1 हो गया। और इसके साथ साथ हम बात करें तो सेकेंड टाइप होता है विदाउट वे स्लैब, जहां पर रिंग के हेल्प से प्रॉपरली राइजर और ट्रेड बनाया जाता है। तो ये दो टाइप है जो मैक्सिमम मोस्टली केसेस में यूज होता है। तो हम पूरे के पूरे सीरीज में इन दो टाइप के स्टेयर केस के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विथ वे स्लैब वाली स्टेयर केस के बारे में। तो आगे बढ़ते और समझते हैं स्टेयर केस की डिटेल्स। तो सबसे पहले जैसे कि हमने एलिवेशन में देखा, प्लिंथ बीम से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्लिंथ बीम है और इसके साथ साथ हमारे पास एक मिड लैंडिंग बीम है, जहां पर हमें फर्स्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। तो इसके अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। तो सबसे पहले राइजर और ट्रेड देखते हैं प्रॉपरली हमारा राइजर और ट्रेड किस तरह से बना है। यहां पर हमारे पास राइजर की वैल्यू है 150 mm और ट्रेड की वैल्यू है 300 mm। यहां पर आप देखिए येलो मार्किंग से जो मैंने मार्क किया है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक ये है हमारे राइजर प्रॉपरली, जो कि हमारे प्लिंथ लेवल से लेकर मिड लैंडिंग तक जा रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे ट्रेड हैं वो कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 9 नंबर ऑफ ट्रेड है। अब राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो हमारा वर्टिकल पोर्शन है उसे हम राइजर कहते हैं और जहां पर हम फुट रखते हैं उसे हम ट्रेड कहते हैं। तो राइजर हो गए हमारे 10 नंबर्स और ट्रेड हो गए हमारे 9 नंबर्स। उसके बाद ये जो हमारी लैंडिंग का पार्ट है जो कि मिड लैंडिंग तक पहुंचता है प्रॉपरली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वे स्लैब। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, इस पोर्शन को हम कहते हैं वे स्लैब, क्योंकि यहां पर ही जो स्टेयर केस की स्टील है उसको लगाया जाता है और ये एज एन एक्ट करता है स्लैब के जैसे ही। तो प्रॉपरली यहां पर जो हम बात करें इस वे स्लैब की थिकनेस की, तो डिफरेंशिएट करती है, जो भी आपके ड्राइंग मेंशन है आपको उसको लेना है। बेसिकली स्टैंडर्ड हम 125 mm वे स्लैब की थिकनेस लेते हैं, 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 125 mm स्टैंडर्ड लेके काम हम करते हैं। लेकिन अगर आपके ड्राइंग पे अगर इससे भी ज्यादा मेंशन है, क्योंकि जो पब्लिक स्टेयर केसेस होती है वहां पर उसका लोड का इफेक्ट ज्यादा होता है, ज्यादा लोग के लिए यूज होती है, इसी वजह से वहां पर विड्थ भी वेरी कर सकती है। तो आपको इस चीज को ड्राइंग पर देखकर क्लियरली समझना है। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं दैट इज मिड लैंडिंग। तो यहां पर हमने मिड लैंडिंग का डेटा लिया हुआ है 1200 mm में हमारा मिड लैंडिंग आया है प्रॉपरली। इस पार्ट को हम लैंडिंग कहते हैं जो मिड लैंडिंग बीम तक जाकर अटैच होता है, जहां जैसे हम फर्स्ट फ्लाइट से चढ़ते हैं और जो एक पर्टिकुलर स्लैब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पर हम जाकर रेस्ट करते हैं, फिर हम अपना डायरेक्शन टर्न करके नेक्स्ट डायरेक्शन पर जाते हैं, तो उस पार्ट को हम कहते हैं प्रॉपरली लैंडिंग। तो ये हमारा लैंडिंग की वैल्यू है 1200 mm। अब यहां पर हमको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेयर केस की स्टील को निकालने के लिए आपको वे स्लैब की लेंथ पता होनी चाहिए
कि जो ये वेस्ट स्लैब है आप यहां पर देख रहे हैं, इसका ये पॉइंट है इसका स्टार्ट पॉइंट और ये पॉइंट है इसका एंड पॉइंट। क्लियर? तो स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ कितनी होती है ये पता होना सबसे पहले जरूरी होता है। तो इस लेंथ को हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हमको एक एज एन हाइपोटेनस दिख रहा है, तो जैसे ही मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ये प्रॉपर्ली राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लग गया। तो अब आसानी से मैं इस वेस्ट स्लैब की लेंथ निकाल सकता हूं क्योंकि अब मेरे लिए हाइपोटेनस हो गया। तो यहां पर सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं अगर यहां से इसको कंपेयर करूं तो यहां पर मेरे पास कौन से नंबर का राइजर मिल रहा है? 9th नंबर का राइजर मिल रहा है। और यहां पर मेरे पास कौन से नंबर का राइजर है? 1st नंबर का राइजर है। तो 1st राइजर से लेकर 9th राइजर तक मेरे पास वर्टिकल हाइट मिल गया, इसलिए मैंने 9 × 150 कर दिया। उसके बाद जो इसका स्टार्ट पॉइंट था वो कितने mm का स्लैब है हमारा वेस्ट स्लैब? 125। तो इस राइजर से 125 mm नीचे, तो यहां पर मैंने ऐड कर दिया 125 mm, तो टोटल हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट आ गई 1475 mm। क्लियर इंजीनियर्स? अब हमको इसकी बेस की लेंथ निकालनी है, तो बेस की लेंथ के लिए हमें सेम उसी तरह से फॉलो करना है ट्रेड के लिए। तो यहां पर मेरे पास देखता हूं मैं, तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट ट्रेड आता है और पर्टिकुलरली इस जगह तक मुझे पहुंचना है, इस पॉइंट तक, तो यहां तक मेरा 9th ट्रेड आता है। तो 9 ट्रेड तो यहां पर हो गया, लेकिन जो लैंडिंग का पार्ट है यहां पर भी इसे हम ट्रेड ही कहते हैं, लेकिन ये लैंडिंग में ही मर्ज हो जाता है, इसी वजह से हम इसे ट्रेड कंसिडर नहीं करते, इसे लैंडिंग ही कंसिडर करते हैं। लेकिन इस पार्ट की वैल्यू भी एक ट्रेड के बराबर होती है, जैसे कि 300 mm, तो यहां पर भी 300 mm। तो टोटल यहां तक हमारे आ गए 9 ट्रेड, प्लस यहां पर हम एक और ट्रेड की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं 300 mm, तो आ गया हमारा 10 ट्रेड इंटू 300, तो यहां पर आ गया हमारा 3000 mm। तो परपेंडिकुलर और बेस निकल गया। अब वेस्ट स्लैब निकालना है, तो हमको हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 3343 mm। ये हमारा वेस्ट स्लैब का लेंथ आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेयरकेस के कैलकुलेशन से रिलेटेड। क्लियर इंजीनियर्स? तो जैसे ही हमारे पास एक बार वेस्ट स्लैब आ जाता है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्लान को समझने के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझते हैं एक प्लान को। तो यहां पर एक प्लान है स्टेयरकेस का, ये दिखा रहा है अप डायरेक्शन और ये दिखा रहा है हम यहां से ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहां पर जो सबसे पहले डेटा हमको चाहिए वो चाहिए कि जो हमारी फ्लाइट है वो कितने लेंथ पर आ रही है। तो एक हमने एग्जांपल लिया है, जैसे हमने लैंडिंग लिया था 1200 mm, तो सेम वही एग्जांपल हम यहां कंटिन्यू कर रहे हैं। 2700 mm की हमारी लेंथ है। यहां पर जो लैंडिंग का पार्ट है, लैंडिंग की विड्थ है वो है 1200 mm। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा हमको देखने को मिलता है कि 1200 mm की लैंडिंग की इस तरह से विड्थ है और इसकी लेंथ है 2400 mm। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1175 mm इस फर्स्ट फ्लाइट की विड्थ है जो यहां से ऊपर गई। फिर बीच में 50 mm का हमको स्पेस मिलता है, गैपिंग मिलती है। फिर से उसके बाद 1175 mm का हमारा जो अब जाता है सेकेंड फ्लाइट, उसकी विड्थ है। तो एक बार जैसे ही हमको ये डाटा मिल जाता है, इस डेटा से अब हमको समझना है कि इसमें रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग किस तरह से होती है। जैसे ही आपकी प्लिंथ बीम से हमारी प्लिंथ बीम से फर्स्ट फ्लाइट ऊपर गई, तो ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट का डेटा, फर्स्ट फ्लाइट से क्या कनेक्ट हुई? हमारी लैंडिंग कनेक्ट हुई। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां पर हमने सेंटरिंग लगा दी, शटरिंग लगा दी प्रॉपर्ली। अब शटरिंग के ऊपर इसको हम एज एन शटरिंग ही कंसीडर कर रहे हैं, जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले जो हमारी बार बिछेगी वो बिछेगी मेन बार इस डायरेक्शन में प्रॉपर्ली। इस कैसे प्लेस होता है मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा क्लियरली। सबसे पहले हमारी यहां पर लगेगी मेन बार। क्लियर है? जो कि आपकी प्लिंथ लेवल से लेकर मिड लैंडिंग बीम तक जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो फर्स्ट फ्लाइट है, यहां तक फर्स्ट फ्लाइट में सबसे सेकंड में हमारी लगने वाली है डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि क्या करेगी? जो मेन बार से उनको आपस में बाइंड करेगी और लोड को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। तो यहां पर सबसे पहली फर्स्ट फ्लाइट में हमारी लगती है डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये एक काइंड ऑफ कटिंग लेंथ निकलेगी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार की। जैसे ही हमारी मेन बार जब मेन लैंडिंग पर पहुंचती है, मिड लैंडिंग पर पहुंचती है, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो साइज है वो चेंज हो जाता है। वो इसी वजह से क्योंकि यहां पर जो लैंडिंग है वो क्लियरली एक ही लैंडिंग हमारे पास अवेलेबल है। यहां पर एक फ्लाइट जिसकी विड्थ थी 1175, लेकिन लैंडिंग की टोटल विड्थ कितनी है? 2400 mm, जो कि हमको यहां से पता चलता है जब हम ये तीनों वैल्यू को ऐड ऑन कर देते हैं। तो यहां से हमको देखना है कि जैसे ही लैंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगी तो वो पूरे लेंथ के अलोंग लगती है। क्लियर है? वो सिर्फ फ्लाइट के अलोंग विड्थ में नहीं लगती, वो पूरे लैंडिंग पे लगती है। और ठीक इसी तरह से जैसे हम सेकंड फ्लाइट पर जाते हैं, इस तरह से सेकंड फ्लाइट हमारी आती है,
तो सेकंड फ्लाइट में भी यहां पर प्रॉपरली मेन बार बिछती है। मेन बार इसी जो इसके लैंडिंग का पार्ट है यहां पर ये प्रॉपरली इसी डिस्ट्रीब्यूशन बार से कवर अप की जाती है, और जैसे ही ये अपने सेकंड फ्लाइट की ओर पहुंचती है तो यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रॉपरली लगती है जो कि स्लैब तक पहुंचता है। तो इस तरह से पूरी की पूरी रेनफोर्समेंट बार की प्लेसिंग होती है। इसमें टॉप एक्स्ट्रा बार भी लगती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि किस तरह से इसमें टॉप एक्स्ट्रा बार लगती है। आप अगर आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट सीखने में मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट करके यस जरूर कहिएगा इंजीनियर्स, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए और अलग अलग पार्ट जरूर लेकर आते रहूं। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो केस 1 फर्स्ट फ्लाइट, जो हमारी पहली फ्लाइट है उसको ही डिटेल पर समझते हैं कि रेनफोर्समेंट कैसा होता है। और केस 1 मैंने इसी वजह से लिखा है कि इसके बहुत अलग अलग केसेस होते हैं। सिंपल वे में भी रेनफोर्समेंट लगती है, सीजर के टाइप में भी रेनफोर्समेंट लगती है, तो हम आगे आने वाले पार्ट में कंसीडर करेंगे। आज हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि जो हमारा डेटा था वो हमने कॉमन वही रखा हुआ है। उसके बाद सबसे पहले जो हमारी प्लिंथ बीम है और उसके बाद जो हमारी मिड लैंडिंग बीम है। क्लियर, यहां पर हमारी स्टेप्स हैं वो कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ लैंडिंग मिड लैंडिंग। क्लियर है, यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जब इसमें रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग होगी तो जो सबसे पहली रेनफोर्समेंट है वो लगेगी हमारे प्लिंथ बीम से लगते हुए आएगी और यहां पर मिड लैंडिंग होते हुए मिड लैंडिंग बीम पर आकर खत्म होगी, जो कि कहलाती है हमारी मेन बार। इसको हमने नेम दिया है ए। क्लियर, ये है हमारी मेन बार। इसका डाटा देखते हैं। #12 यानी कि 12 mm डाया का @125 यानी कि 125 mm का स्पेसिंग में लगी हुई है प्रॉपरली। जो हमने मेन बार देखी थी नीचे से लेकर लैंडिंग तक जा रही थी, ये है हमारी मेन बार। यहां पर इसकी कटिंग लाइन निकालने के लिए आपको ये L कैलकुलेट करना है। इस L के बाद यहां से यहां तक की वैल्यू, उसके बाद जो हमारी आई क्लियरली लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब, इसी वजह से हमने लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब निकाल चुका था पहले ही 3343। यहां पर मिड लैंडिंग की वैल्यू कितनी थी हमारी 1200 mm। 1200 mm माइनस हमने यहां पर 300 का ट्रेड था उसको माइनस कर दिया, प्लस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ को आप निकालेंगे तो ये प्रॉपरली आपकी कटिंग लाइन निकल जाएगी। अगर आपको डिटेल पर कटिंग लाइन सीखना है और सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं इंडस्ट्री के बारे में तो यहां पर आप नंबर देख रहे हैं 9111001234। यहां पर आप कॉल करके डिटेल पर जानकारी भी ले सकते हैं कि कैसे आप ट्रेनिंग करके सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की चीजें डिटेल पर सीख सकते हैं, जो कि बहुत सारे इंजीनियर सीख रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहली मेन बार हो गई। अब इस मेन बार को सपोर्ट करने के लिए जो हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है इसके पूरे विड्थ के अलोंग, लेकिन ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बार कहां तक लग रही है, सिर्फ वेस्ट स्लैब के एंड होने तक। क्योंकि जैसा हमने देखा था लैंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन बार की कटिंग लेंथ चेंज हो जाती है, लेंथ चेंज हो जाती है। तो यहां पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका डाटा है #8 सेंटर टू सेंटर, ये केवल वेस्ट स्लैब के लेंथ के अलोंग ही लगती है। इसके बाद जो हमारी तीसरी टाइप ऑफ बार लगेगी प्रॉपरली हमारे स्टेयर केस में वो होगी फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, लेकिन ये लगेगी मिड लैंडिंग के अलोंग और इसकी कटिंग लेंथ अलग होगी, इसलिए मैंने इसे दूसरे कलर से डिनोट किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि थर्ड टाइप ऑफ बार लग रही है हमारी। इसका भी डाटा सेम रहेगा #8 सेंटर टू सेंटर। यहां पर हमने एक एग्जांपल के तौर पर डाटा कंसीडर किया हुआ है। क्लियर, अभी तक हमने 3 टाइप ऑफ बार देख ली। एक होगी मेन बार, दूसरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि सिर्फ वेस्ट स्लैब में लगेगी, तीसरी फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगी लेकिन ये मिड लैंडिंग पर लगेगी, इसी वजह से इसकी कटिंग लेंथ अलग आएगी। अब देखते हैं हमारी चौथी बार जो कि होती है टॉप एक्स्ट्रा बार, जो कि बॉटम पार्ट पे लगती है। क्लियर है, टॉप एक्स्ट्रा बार जो कि हमारे लोअर पोर्शन पर बॉटम पार्ट पर लगती है, इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जंक्शंस पर जो मूवमेंट है उसका इफेक्ट ज्यादा भी होता है और शेयर का इफेक्ट भी ज्यादा होता है, इसी वजह से यहां पर टॉप एक्स्ट्रा बार भी लगाई जाती है। तो इस टॉप एक्स्ट्रा बार का भी जो डेटा है वो सिमिलर रह रहा है हमारे मेन बार के जैसे, अलग भी हो सकता है अगर ड्राइंग पर गिवन है तो। #12 125 सेंटर टू सेंटर। ठीक इसी तरह से जैसे ही यहां पर मेन बार लगती, सॉरी टॉप एक्स्ट्रा बार लगती है, तो इस टॉप एक्स्ट्रा बार में फिर से हमारी लगती है डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्योंकि इनको आपस में फिर से ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है और आपस में भी इनका लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी वजह से यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगी। इस डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डेटा है टॉप एक्स्ट्रा में जो लगी उसका सेम रहेगा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे वेस्ट स्लैब पर लगती है। तो वेस्ट स्लैब में जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रही है उसकी कटिंग लेंथ और उनका डेटा हमेशा सेम रहता है, जो कि ड्राइंग पर मेंशन भी किया जाता है। नेक्स्ट बार के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी 5वीं बार है,
वो फिफ्थ बार भी हमारी रहेगी टॉप एक्स्ट्रा बार, लेकिन अब ये लग रही है ऊपर वाले पोर्शन पर, ऊपर के टॉप पार्ट पर लगेगी, क्योंकि यहां पर भी हमारे जंक्शंस आ रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो यहां पर भी टॉप एक्स्ट्रा बार रहेगी, जो कि यहां पर भी शेयर को रजिस्ट करने का और मूवमेंट को रजिस्ट करने का काम करेगी प्रॉपरली। इसका डेटा भी यहां पर सेम गिवन है, ड्राइंग पर चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमने सेम ही कंसीडर किया, #12@125 सेंटर टू सेंटर। जो यहां वाली टॉप एक्स्ट्रा बार है वो प्रॉपरली मिड लैंडिंग से होते हुए आती है, क्योंकि यहां पर हमको सपोर्ट में लोड को ट्रांसफर करना है। तो यहां पर सपोर्ट कौन सा हो गया, प्लिंथ बीम, और यहां पर सपोर्ट कौन सा हो गया, मिड लैंडिंग बीम। इसी वजह से यहां पर हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार और लगाई जाती है। अब बात करते हैं कि टॉप एक्स्ट्रा बार को भी अब आपस में बाइंड करना पड़ेगा, तो इसी वजह से इसके पार्ट में जो कि वेस्ट स्लैब के अंदर ही आता है, ये हमारा वेस्ट स्लैब यहां तक आ रहा है, जो पार्ट वेस्ट स्लैब के अंदर आता है उसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगी, जिसका डेटा सेम होगा #8@150 सेंटर टू सेंटर, और कटिंग लेंथ भी सेम होगी जो हम वेस्ट स्लैब के अंदर बार लगा रहे हैं। तो यहां से ये तो क्लियर है कि वेस्ट स्लैब में जितनी भी बार लगती है वहां पर उसकी कटिंग लेंथ सेम आती है। अब बात करते हैं और बार की जो कि मिड लैंडिंग में आ रही है, तो यहां पर मिड लैंडिंग में फिर से देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है, लेकिन इसको कनेक्ट और बाइंड करने के लिए टॉप पोर्शन पर, क्लियर है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा लैंडिंग में हमको डबल मैश मिल जाता है, नीचे भी मैश मिल जाता है और ऊपर भी मैश मिल जाता है, ताकि इसको प्रॉपरली हम लोड के इफेक्ट से रजिस्ट कर पाए। तो यहां पर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार की टॉप में कटिंग लेंथ होगी वो सेम एज इट इज होगी जो लैंडिंग पर, मिड लैंडिंग पर डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी लग रही हैं। तो यहां से हमको क्लियर हो जाता है कि किस तरह से हम बार्स की प्लेसिंग करते हैं हमारे स्टेयरकेस में। अब बात करते हैं कि जो टॉप एक्स्ट्रा बार है ये कितने लेंथ तक आगे आके निकल रही है। आप देख रहे हैं कि सर यहां से एल बना रही है बार, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन फिर यहां से आगे तक निकल कर आ रही है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है। ठीक इसी तरह से यहां पर हमारी मिड लैंडिंग तक आ रही है, यहां से लेंथ तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट की लेंथ कितनी है। तो दोनों जगह बॉटम पर भी और ये मिड सेक्शन पर भी जो इसकी लेंथ होती है वो होती है वेस्ट स्लैब का अपॉन 3, यानी कि LWS अपॉन 3। LWS यानी कि लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब जो कि है 3343 mm डिवाइडेड बाय 3, जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी लेंथ होगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की। ये LWS/3 आपने जब कॉलेज टाइम पर जब डिजाइन किया होगा स्टेयरकेस तभी भी ऐसा पढ़ा होगा कि टॉप एक्स्ट्रा का जो हमारा लेंथ होता है वो लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब अपॉन 3 या फिर लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब अपॉन 4 तक भी होता है, 3 to 4 रेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल और द लोड, जैसा भी वो डिजाइन कर रहे हैं। तो यहां से हमको क्लियर होता है कि किस तरह से हमारी रेनफोर्समेंट बार प्लेस होती है प्रॉपरली फर्स्ट फ्लाइट पे, क्लियर इंजीनियर्स। तो इसी तरह से मैं और सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि ये तो अभी सिंपल जाकर लग रही है हमारे लैंडिंग पे, क्लियर, लेकिन और एक पार्ट होता है जिसमें ये जो मेन बार है ये ऊपर की ओर निकलती है और फिर यहां से जाकर ये लैंडिंग पर जाती है, जिसको हम कहते हैं सीजर बार, क्लियर। ये कैंची बनाती है, तो उसका किस तरह सॉल्यूशन करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने वाला हूं। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर और देखते हैं कि जब इसकी सेकंड फ्लाइट है, क्लियर, उसको किस तरह से समझा जाता है। तो हमारी यहां पर सेकंड फ्लाइट, तो सेकंड फ्लाइट में फिर से यहां पर उसी तरह से होगा कि हमारी अब ये मिड लैंडिंग बीम से ऊपर जा रही है, कहां पर, स्लैब तक, स्लैब बीम में जाकर लगेगी। तो यहां से हमारी चालू हुई मिड लैंडिंग बीम, क्लियर। इसके बाद हमारा फिर से सेम वही स्टेयरकेस चालू हुआ और जाकर ऐड हो गए स्लैब बीम पर। तो सेम जैसा कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट फ्लाइट पे समझा था, ठीक उसी तरह से यहां पर भी आप देख रहे हैं हमारी मेन बार लगेगी, जाकर वहां सपोर्ट में ऐड ऑन होगी, यहां पर भी टॉप एक्स्ट्रा लगेगी, ऊपर के पार्ट पर भी टॉप एक्स्ट्रा लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही चीज ध्यान देना है कि जो मिड लैंडिंग है और जो यहां पर मेन लैंडिंग है, यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स लग रही हैं उनकी कटिंग लेंथ अलग होगी जो वेस्ट स्लैब पर डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रही है। आपको सिर्फ इसी पार्ट को ध्यान देना है। और अगर आप इसका डिटेल पर बीबीएस सीखना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया 9111001234 पर कॉल करिए, ट्रेनिंग के बारे में पता करिए, कैसे आप बिल्डिंग, प्रैक्टिकल और हाईवे में हर एक पार्ट की डिटेल पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। सिर्फ ये टॉपिक नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक इसी तरह से मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सो इंजीनियर इस पार्ट में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में कि सेम एज इट इज वैसे ही जैसा हमने फर्स्ट फ्लाइट में समझा था, सेम एज इट इज यहां पर भी रेनफोर्समेंट लगी हुई है। लेकिन अगर बात करें इसके वेस्ट स्लैब की, तो आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट करके बताइए, क्या जो इस सेकेंड फ्लाइट का वेस्ट स्लैब है यहां से लेकर यहां तक, इसकी वैल्यू सेम होगी
कम होगी या फिर ज्यादा होगी जो लेंथ हमने निकाली थी फर्स्ट फ्लाइट के वेस्ट स्लैब की। तो ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए नीचे कमेंट पर, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपका आंसर सही होता है तो। सो इंजीनियर्स, होपफुली इस पूरे प्लेसिंग का पार्ट आपको डिटेल पर समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जो डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं उस डायग्राम्स को भी अपने कॉपी में बनाइए ताकि आपकी और हेल्प हो सके। और किन किन टॉपिक्स में आप मुझसे वीडियो चाहते हैं या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो इंजीनियर्स, नेक्स्ट पार्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। और अगर आप, जैसे कि मैंने आपको कहा, अपनी स्किल्स को एक एडवांस लेवल पर प्रॉपर्ली सीक्वेंस वे में बढ़ाना है, क्योंकि YouTube पर आप सारी चीज सीखते तो हैं लेकिन सीक्वेंस वे में नहीं होती और प्रॉपर्ली एक एफिशिएंट मैनर पर नहीं होती। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं प्रॉपर्ली बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर आपको बिल्डिंग के पार्ट में इंटरेस्ट है, या फिर आप सीख सकते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, अगर आपको रोड या फिर हाईवे में जाना है। अगर आपको दोनों ही फील्ड का नॉलेज लेना है तो आप सीख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ बहुत ही आसान तरीके से। आपको केवल एंड्रॉइड एप्लीकेशन या फिर iOS एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर चेकआउट करिए कि क्या क्या सारी चीजें आपको मिलती है सीखने के लिए। एक बार कॉल जरूर करिएगा, काउंसलिंग जरूर करिएगा, एटलीस्ट 10 मिनट बस आपके लगेंगे लाइफ के, लेकिन हो सकता है 10 मिनट इस नंबर पर बात करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो इंजीनियर्स, होपफुली आपको सारी चीजें डिटेल पर समझ में आ गई होंगी और ये सारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग और हाईवे में एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेके अपने करियर में ग्रोथ पाई है और बहुत सारे इंजीनियर्स अलग अलग फील्ड में प्लेस हुए हैं। ये कुछ इंजीनियर्स के नेम्स और इमेजेस हैं, मैंने बस लगाए हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स की कहानियां हैं जिन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप करते हुए एक अच्छे लेवल पर पहुंचे और अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। सो आपके पास भी इंजीनियर्स मौका है और सिविल गुरुजी की वही बात जो हम हर बार कहते हैं कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं हम पार्ट 2 में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।